ठीक है, इसको जो आपने डिजास्टर आप लोगों ने किया है, दिखाइए सौम्य कॉपी, जल्दी से मुझे नोट दिखाइए आप लोग। सो आपने जो यहाँ पे लिखा है, व्हाट वाज द क्वेश्चन, और डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ऑफ ब्लड इन ब्रह्मपुत्र रीजन वैली, है ना। सो आपने मैप से रिप्रेजेंट किया है। सो मैप से जो ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से एराइज होता है, तिब्बत रीजन से एराइज होता है ना। तो यू हैव टू शो इट्स कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट while showing the course you have to mention that these are the mountainous regions. Obviously what, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है, जो फ्लड प्लेन जो है वो आपको गुवाहाटी रीजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दे विल गेट फ्लडेड। सो इट्स ए नेचुरल रीजन एंड दे आर बीइंग एनहेंस्ड बाय व्हाट, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है ना। सो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि इसका कंट्रोल ये है कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज प्रोन टू फ्लड एंड एवरी ईयर इट विल गेट फ्लडेड। सो व्हाट कैन बी द अप्रोच टू लिव विथ फ्लड, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस इन 2018, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल था, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को साइकिल का जिसे ड्रॉ कीजिए एंड मेंशन ऑल दिस स्टेप्स, एंड फाइनली व्हाट एट द एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट्स द सॉल्यूशन इज ओनली फ्लड गवर्नेंस व्हाट यू हैव मेंशन, ठीक है ना। पीछे में आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख दिया है, ज़्यादा कंटेंट। और देखिए और किसने किया है, व्हाट इज योर टू टॉक, आप लोगों ने आंसर किया है, प्लीज शो मी योर कॉपी। ये किसने किया है डायग्राम, बहन से बेसिकली तो मैं बोला कि टाइम नहीं है 10 मिनट तक, बोलो प्लीज़ ड्राइंग बना दे, मैं 5 क्यों कर लूँ, स्मार्ट वर्क है ना सर, 1 घंटे में आधे घंटे में जो बना लिए कौन सा बना आधे घंटे में। चलिए ठीक है। ये आपने मैप ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपने जो है फॉरेस्ट फायर, ओके, अर्थक्वेक रीजन्स, फ्लड, तो देखिए ये डायग्राम आपने जो ड्रॉ किया ना, ये जो डायग्राम आपने, जब कुछ डिस्कशन हो रहा है, मैंने जब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, माइक ऑन है, सो व्हाट इज देयर टू डिस्कस। आई डोंट थिंक्स कि आप जो है क्लास 9-10 के बच्चे हैं, आप लोग के एवरी टाइम हैव टू इंटरवीन विद द सेम पर्सपेक्टिव। देखिए दिस इज द वे, मैंने क्या पूछा था, वनरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। क्वेश्चन ये था ना, डिस्कस द वनरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ छत्तीसगढ़, उसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वाइट सिंपल। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका एक रीजनल अप्रोच है, ठीक है ना, लेकिन इट्स एन आर्ट ऑफ लर्निंग। सो आप कैसे कर सकते हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब पूरा मैप ही ड्रॉ कर दिया। दिस इज द वे, आपको मैप ड्रॉ करना है, ठीक है ना। मैप ड्रॉ करके यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, दिस इज द रीजन फॉर अर्थक्वेक एंड दिस इज द रीजन फॉर योर फ्लडिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सपोज ये आपने मैप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स बताने हैं फॉरेस्ट फायर के लिए, क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स, यहीं पे फॉरेस्ट फायर के लिए फैक्टर बता दीजिए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अर्थक्वेक के लिए, और यहाँ पे जो है ये, तो एक ही मैप में आप सारा चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑन द बैक हैंड साइड यू कैन पुट फॉरवर्ड, आप जो है वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये बनाने के बाद ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलते, 2 पेजेस वेस्ट है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। देखिए आप लोग जो ये सीख रहे हैं ना आंसर राइटिंग, बिलीव मी, ये बच्चे 1 साल फाउंडेशन बैच करने के बाद, 1 साल फिर लिखने के बाद टेस्ट सीरीज, फिर वो चीज़ डेवलपमेंट करें जो हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके ये निकल, आज का क्वेश्चन का है, डायग्राम का है, फिर से आपको समझ में आ गया ना आपने कहाँ गलती किया है। जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए गुड।
इतना कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आपने माइनिंग, टेररिज्म, ठीक है ना, तो नहीं मैनमेड में जो है, लेकिन इसको आप डिजास्टर में, अब दीज आर द हजार्ड्स। जो नक्सलिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना, अब वो नक्सलिज्म कहाँ, अब दे आर बीइंग व्हाट, स्क्विज टू द रेड कॉरिडोर, थिन रेड कॉरिडोर, है ना। पहले रेड कॉरिडोर की बात करें, रेड कॉरिडोर काफ़ी बड़ा था ना, बट व्हाट दे आर स्क्वीजिंग। तो जिस पर्टिकुलर रीजन में है वहाँ पे आपके क्या होते हैं, दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, लेकिन लॉसेस जो होते हैं, सोशल लॉसेस जो होते हैं, वो लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। तो दे आर अभी वो है हजार्ड में आ गए हैं आफ्टर, हाँ हजार्ड उनके क्यों, जब आपका समाधान प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था आपका 2018 में, तो उसको फिर हजार्ड में कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है ना। इतना इतना कभी मत लिखा कीजिए, ठीक है, इतना मत लिखा कीजिए। चलिए नोट्स के लिए ठीक है, ये आपका नोट्स के लिए ठीक है। ठीक है ना, नहीं उनसे देख लीजिएगा एक बार आप आंसर, उनसे एक बार चेक कर लीजिएगा जब मैंने कहा। और देखिए यहाँ पे नो नीड टू ड्रॉ दिस। कभी भी आपको छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करके वहाँ पे डिफरेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो जियोग्राफिक प्रोफाइल होता है, ठीक है ना, सेंट्रल अपलैंड्स, लॉलैंड्स है ना, माउंटेनियस रीजन जो भी है, उसको रिप्रेजेंट कीजिए। रिप्रेजेंट करने के बाद वहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। अगर वो जोनिंग है, जोनिंग में डिवाइड करके उसको लिख दीजिए, ये फॉरेस्ट फायर है, यहाँ पे फ्लड आते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन ड्रॉट है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर रीजन दे आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय हीट वेव्स, ठीक है ना। अब वहीं पे जो है आप वनरेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ये सब कभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये डाटा नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, ठीक है ना। आपको एक चीज़ बताइए, आपने जो यहाँ ड्रॉ किया है, इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपको एक नॉर्मल जो होता है जो आउटलाइन ड्राइंग होता है, आउटलाइन ड्राइंग करके वहाँ पे जोनेशन का डेवलपमेंट करना है कि कौन सा जोन जो है किस पर्टिकुलर हजार्ड के अंदर आता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वनरेबिलिटीज दैट आर बीइंग इन्वॉल्व, वेदर दिस अ पॉसिबिलिटी दैट कंसिडरिंग बोथ द हजार्ड एंड वनरेबिलिटी द रिस्क फैक्टर इज हायर, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिजास्टर, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपने ड्राइंग किया है आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो किया जा सकता है वो रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। दिस इज इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, जस्ट नॉर्मल आउटलाइन। आपका आंसर काफ़ी बड़ा है, मोर देन 400 वर्ड्स। ये आपका वनरेबिलिटी प्रोफाइल है, ठीक है। ओके, नाउ कभी भी आपने नॉर्दर्न हिल रेंजेस लिखा तो नॉर्दर्न हिल रेंजेस जो है वहाँ पे फॉरेस्ट बेल्ट है, इट कंप्राइज ऑफ 47%। नो नीड टू मेंशन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हमेशा देखिए रीजनल अप्रोच में कंप्लीट छत्तीसगढ़ का कहा गया है तो वहाँ पे आपको ओवरऑल लिखने की ज़रूरत है। अगर मैं रायपुर का पूछता तो कुछ आप इन डिटेल जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिख के फ़ायदा, हजार्ड्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप एक ही डायग्राम में जो है आप इसी पर्टिकुलर डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ड्रॉट है, ये लाइटनिंग है, ये फ्लड है, ये फॉरेस्ट फाइबर है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ है?
जब आपने यहाँ पे लिख दिया है प्री डिजास्टर एंड ऑल दिस थिंग्स, तो व्हाई यू आर मेंशनिंग इट ओवर हियर? अच्छे से लिखना क्या होता है जब आपने यहाँ पे लिखा है तो यही भी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ लिखने का मतलब, हाँ इसको कट कीजिए। ठीक, ओके ओके, सभी का चेक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका? डिस्कस छत्तीसगढ़ वनरेबिलिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो वनरेबिलिटी प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? वाई वी कोट वनरेबिलिटी? वनरेबिलिटी का ऐसे कुछ मतलब नहीं अनलेस एंड अनटिल इट इज एसोसिएटेड विथ हजार्ड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? छत्तीसगढ़ मैप का आउटलाइन ड्रॉ करना है। देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बताया था, डिजास्टर मैनेजमेंट आज की क्लासेस ये स्टडी करने लायक है। उसके बाद से हम लोग सिर्फ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से आप डिफरेंट आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है ना? सो वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करना है। आउटलाइन मैप ड्रॉ करने के बाद ये कभी लिखने की जरूरत नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका एरिया क्या है, फॉरेस्ट फायर कितनी रीजन है, कितना परसेंटेज है, वो सब कुछ लिखने का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। अभी आपने गूगल का इस्तेमाल करके लिखा, लेकिन अभी आपने जो मैप ड्रॉ किया है आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में आप ड्रॉ कर सकते हैं? आज भी नहीं और 5 साल के बाद भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 10 नंबर के लिए आप क्या उसे उतना 10 मिनट दीजिएगा, समय दीजिएगा? कहते हैं आंसर हमेशा वो लिखिए जो आप हर रोज लिख सकते हैं, हमेशा हर समय एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 9 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। तो आपने जो आउटलाइन ड्रॉ किया, आउटलाइन में जो डिफरेंट हजार्ड जो है उस हजार्ड को रिप्रेजेंट किया एक डायग्राम में। सिंपल सा चीज़ है, हजार्ड को रिप्रेजेंट किया कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है यहाँ पे फ्लड है। ठीक है ना? ये पर्टिकुलर फ्लड है, लेकिन यहाँ पे आपने नोट कर दिया कि ये पर्टिकुलर रीजन जो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है, तो वनरेबिलिटी प्रोफाइल इज वेरी लो, वनरेबिलिटी काफ़ी लो। लेकिन यही फ्लड की यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अधिक है, कैपिटल काफ़ी अधिक है, और एक आपने केस स्टडी एग्जाम्पल केस स्टडी लिख दिया, रिसेंट फ्लड इन दिस, खत्म। तो वो आपका क्या हो गया? डिजास्टर है। सेम आपने फॉरेस्ट फायर के रीजन को कोट किया, ये फॉरेस्ट फायर है, लेकिन जस्ट प्रोफाइल बना दिया कि दीज आर द लो, उनकी वनरेबिलिटी काफ़ी लो है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर हॉट स्पॉट की बात करें तो यहाँ वनरेबिलिटी काफ़ी हाई है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कुछ लोकल ट्राइब्स वगैरह भी रहते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग एरिया है। माइनिंग क्या अपना क्या, वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो वो हो गया। फिर आपने एक रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो एक डायग्राम में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर कॉमन सॉल्यूशन जो होता है उससे आप लिख दीजिए, जो कॉमन डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना? दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड इन ब्रह्मपुत्र वैली। तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, कहाँ ओरिजिनेट होता है, कौन सा रीजन पर्टिकुलर रीजन है जहाँ फ्लडेड होता है, वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स जो है, एक आप फैक्टर्स कोट कीजिएगा, नेचुरल फैक्टर आपने कोट कर दिया, ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल रीजंस, फिर आपने मैनमेड रीजंस को बताया, ये हो गया फ्लड के रीजंस। फिर आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में ही जो होता है प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन स्टेज, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर जो होता है, रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज जो होता है। ठीक है ना? वहां पे आपने लिख दिया। तो रिकंस्ट्रक्शन फेज, देखिए रिकंस्ट्रक्शन जो फेज है, रिकंस्ट्रक्शन फेज की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन फेज में आप क्या कोट कीजिएगा? रिकंस्ट्रक्शन फेज में एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन होता है उसको आप एरो दीजिए, और वहां पे फिर आप कंसेप्ट स्टार्ट कीजिए फ्लड गवर्नेंस का, और जो फ्लड गवर्नेंस होता है, जो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, इको टॉयलेट्स हो गया, इको सैनिटेशन सिस्टम आप जो है एलिवेटेड एरिया पे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना, बोरो पेडी कल्टीवेशन हम लोग करते हैं, फ्लोटिंग हाउसेस का डेवलपमेंट है, ठीक है ना, फ्लोटिंग वेजिटेबल्स हैं, एक्वाकल्चर है। तो दीज आर व्हाट फॉरेस्ट गवर्नेंस, सो दैट उनका लाइवलीहुड इफेक्टेड ना हो। तो आपने एक ही डायग्राम में सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। इतना समय नहीं है ना हमारे पास कि हम जो है 300-400 वर्ड में प्रेजेंट कर सके। तो लिखने का मतलब वो तो कोई भी लिख सकता है, क्लास 9-10 के बच्चे को भी दे दीजिए, गूगल खोलेगा, गूगल खोल के लिख देगा। ठीक है? तो कल कहाँ तक डिस्कस किए थे हम लोग? ये डिस्कस हो गया, ठीक है ना? ओके।
नाउ कोशिश कीजिएगा, देखिए जो बच्चे, कोशिश कीजिएगा जो आपने आंसर्स आज लिखा है, कुछ बच्चे 4-5 पन्ना में लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा सेम आंसर को एक पेज में रिप्रेजेंट करने का। आंसर राइटिंग, देखिए बेस्ट आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होता है, जो मैं आज समझा रहा हूं, ये क्लासेस जो होती है 2 या 3 साल जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो दो मेंस लिख चुके हैं, जिनका मार्क अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्लासेस होती है। बेस्ट आंसर राइटिंग अप्रोच क्या है, आपने जो आंसर राइटिंग अभी किया, जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया, उस सॉल्यूशंस के अनुसार आपने जो आंसर राइटिंग किया उसके 2 आंसर को लिखिए और खुद से चेक करने की कोशिश कीजिए कौन सा आंसर बेटर है। अगर आप एक आंसर में इंप्रूवमेंट करके उसके 3 आंसर्स का डेवलपमेंट करते हैं, वो करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने अगर एक आंसर्स को लिख लिया है ना, तो फिर वहां पे आप जो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बता दिया वहां, क्योंकि माइंड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन उसमें से ही अगर आप ऑप्शंस ढूंढ के उस आंसर्स में और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, 4 आंसर्स को डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा वो इंप्रूवमेंट आप अगर 50 आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी आप लोग जो कर रहे हैं इस तरीके से कीजिएगा, जो बच्चे सिंसियरली जो हकीकत में कर रहे हैं, 2 साल में यूपीएससी आप निकालने लायक हो जाते हैं। बाकी ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है ना? ओके। सो एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन, एनहांसिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? जैसे अगर हम रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फ्लोटिंग हाउसेज इन फ्लड प्रोन एरिया, डिजास्टर जो आपके अर्थक्वेक रीजन जो है, देयर व्हाट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लेविटेटेड हाउस। मैग्नेटिक लेविटेशंस पे जो काम करते, लिख लीजिएगा आप लोग ये टर्म, मैग्नेटिक लेविटेशंस। जैसे मैगलेव ट्रेन होगा, आप लोग को पता होगा यूएसए ने एक मैगलेव ट्रेन का ट्रेन डेवलपमेंट किया, जिस स्पीड इज व्हाट 600 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज वर्किंग ऑन व्हाट मैग्नेटिक लेविटेशन। सो मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है, सपोज ये एक मैग्नेट है, दिस मैग्नेट इज व्हाट नॉर्थ पोल, एंड हियर वी हैव अनदर मैग्नेट दैट इज आल्सो व्हाट नॉर्थ पोल। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिपल्सन्स रहेगा, और स्पीड जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुलेट ट्रेन इंडिया में? मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर। बट इफ यू टॉक अबाउट फ्लाइट्स, उनकी स्पीड कितनी होती है? मोर देन 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? और डिस्टेंस भी क्या होता है, याद रखिएगा, ट्रेन जो है इट कवर्स डिस्टेंस, फ्लाइट कवर्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रेन जो है, ट्रेन से मुझे मूव करके वहां जाना है उस पर्टिकुलर रीजन में, so this is how I will move through train, so this is what distance। लेकिन फ्लाइट क्या होगा, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? so फ्लाइट की स्पीड कितनी होती है, 600 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द फैक्टर फॉर इट? उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि फ्रिक्शंस नहीं होते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है ना? फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, सिर्फ वहां पे एक फ्रिक्शन काम करता है, कौन सा? एयर फ्रिक्शन। वो भी आपको पता है कि आफ्टर 6.5 किलोमीटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इज अप्रोक्सीमेटली हाफ। तो यूजिंग द सेम कंसेप्ट मैगलेव ट्रेन का डेवलपमेंट किया गया। तो मैगलेव ट्रेन किस प्रकार से है? ठीक है ना? ये सपोज ओके, ये एक टनल है। ठीक है ना? यहां पे सपोज ये मैगलेव ट्रेन है फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ पे एट दिस पॉइंट नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिपल्सन वो कभी सट नहीं पाएंगे। एंड सिमिलरली ये जो रीजन जो है, ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो अट्रैक्शन के कारण ये काफी तेजी से मूव करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो सरफेस फ्रिक्शन उसे रिमूव कर दे रहे हैं, और सरफेस फ्रिक्शन के साथ यहाँ पे पंप लगे होते हैं जो यहाँ से एयर को भी सक करके बाहर निकाल देते हैं। तो एयर फ्रिक्शंस को भी रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण से इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, मोर देन 600 किलोमीटर पर आवर। आने वाला समय बुलेट ट्रेन का नहीं, आने वाला समय मैगलेव ट्रेन्स का है। ठीक है? इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैग्नेटिक लेविटेशन।
मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। तो अब जो हाउसेस का जो डेवलपमेंट होगा जो अर्थक्वेक रीजन में, ये आप लिख सकते हैं। अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड कंसेप्ट आता है तो मैग्नेटिक लेविटेटेड हाउसेस। सो जैसे मान के चलिए यहाँ मुझे घर बनाना है, तो दिस विल बी द प्लेट। ये प्लेट आपका क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा। और ये मेरे हाउस है, ये भी प्लेट क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा। तो दिस इज व्हाट, फ्लोटिंग। ये फ्लोट करेगा एंड दिस फ्लोटिंग इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। तो लिख लीजिए, disaster risk reduction, disaster reduction has been defined as the systematic development and application of policies, strategies and practices to minimize vulnerabilities, hazards and unfolding of disaster impact through a society in a broader context of sustainable development. Okay. We have discussed about the mitigations. It aims at reducing the impact of disaster events to prevent hazard from developing into disaster. ठीक है ना, कैसे करेंगे हम? Hazard will remain the same. What we have to reduce? Vulnerabilities. तो vulnerabilities में क्या क्या different factors है? Social factors, human life. तो human life को protect करने की कोशिश करेंगे। अगर वो flooded region है तो वहाँ पे रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम का डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। differ from the other phases because it focus on long term measures for reducing and eliminating risk, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कहाँ काम करता है? वेयर वी नीड द क्विक रिस्पॉन्स? ड्यूरिंग डिजास्टर, सर्च, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेट, रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्शन फेज फिर भी आप जो है थोड़ा सा समय ले सकते हैं, बट सर्चिंग ऑपरेशंस हो गया, रेस्क्यू सर्चिंग ऑपरेशंस हो गया, रिहैबिलिटेशंस हो गया, ये आपका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक होना चाहिए। वाटर सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, ठीक है ना, फूड सप्लाई, ये आपका काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके डन। लिख लीजिए जो हमने डिस्कस किया घर में, पीपीटी आप लोग को मिल चुके हैं शायद। रिकवरी, रिकवरी एफर्ट्स एट प्राइमरली कंसर्न विद द एक्शन दैट इन्वॉल्व रिबिल्डिंग destroyed property, re-employment and the repair of other essential infrastructure. The recovery phase starts with the immediate threat to human lives has subsided, and the reconstruction it is desirable to reconsider the location and construction of the material of the property, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हिली रीजन है, ठीक है ना, एक हिली रीजन है। अभी जो ह्यूमन सेटलमेंट जो था वो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे करीब था, दिस इज द एरिया ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है ना। और इसके कारण से क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड आया, तो दिस इज बीन व्हाट, टोटली डिवास्टेटेड, डैमेज हो चुका। तो डू यू थिंक ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन फेज अगेन वी आर गोइंग टू डेवलप द ह्यूमन सेटलमेंट ओवर देयर? दैट विल बी व्हाट, नॉट रेजिलिएंट। सो व्हाट हम यहाँ पे करेंगे, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर रूट में है, सो वी विल डेवलप द ह्यूमन सेटलमेंट ओवर हियर। इसको लिख लीजिएगा जब आप आंसर्स लिखते हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्शन अगर लिखेंगे या रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लिखने के बजाय जो है फिर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे अब स्ट्रक्चर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे वो आपका क्या होगा, रेजिलेंट स्ट्रक्चर होगा रिकंस्ट्रक्शन फेज में। We have discussed these things. Now what are the challenges in disaster risk reduction? खुद से सोच के बताइए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में व्हाट आर द चैलेंजेस? ठीक है, तो इनएफिशिएंट पहला क्या होगा, इनएफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम। इनएफिशिएंट का मतलब दो वी आर हैविंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम बट दैट इज व्हाट, नॉट एफिशिएंट। तो पहले लिख लीजिए आप लोग, इनएफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो उसका सॉल्यूशन भी लिखिए, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन?
सोल्यूशन भी लिखिए वहाँ पे। अगर इनफेक्टिव अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हाउ वी कैन मेक इट इफेक्टिव? बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए वहाँ पे, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल एनजीओ, सिविल सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं भी अगर आपको लगा डिजास्टर जो है मिस कम्युनिकेशन या इन प्रॉपर कम्युनिकेशन के कारण हुआ, यहाँ वहाँ पे इन सॉल्यूशंस को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? विथ डिफरेंट एजेंसीज involved in disaster management, dash NGOs, civil societies, national disaster management authority, state disaster management authority, district disaster management authority, local panchayati system, NDRF, SDRF टीम। इस सभी के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउ टू इम्प्रूव आवर अर्ली वार्निंग सिस्टम। नहीं, वो हम लोग लिख दिया ना, वो एक पॉइंट हमने लिख दिया, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक ही एजेंसी पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते, एजेंसी अगर सो गया देन सभी लोग सो जाएंगे। ओके, लिख सकते हैं आप लोग। देखिए अभी का समय है इंटीग्रेशन। अगर साइंस इनटेक आप सभी लोगों ने क्लासेस अटेंड किया, मोर देन 80%, कुछ नए बच्चे होंगे तो उन लोगों ने नहीं किया, तो आप जो अभी क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रत्यूष एंड मिहिर सुपर कंप्यूटर फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट, दे कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामीज। मॉनसून्स का भी प्रेडिक्शन वो पहले ही कर देते हैं। ठीक है ना। सो और ये प्रेडिक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं क्योंकि सुपर कंप्यूटर की स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी अधिक होती है। ठीक है ना। सो अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या करेंगे, जो कम्युनिकेशन जो वार्निंग्स जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे वार्निंग्स की बात करेंगे, लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, तो लैंडस्लाइड किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? अगर लैंडस्लाइड जो है उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम किस बेसिस पे काम करता है? सेंसर्स के ऊपर काम करता है, या फिर वो किस सिस्मिक जोन में आ रहा है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी सिस्मिक एक्टिविटीज होगी, बारिश का समय है तो लैंडस्लाइड आना है, तो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिव कर सकते हैं। जस्ट पॉइंट लिखना है, आपको एक एग्जामिनेशन एक्सप्लेन नहीं करना है कि विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है ना। और इवन कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स के थ्रू भी आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया है जो कि जहां पे डिजास्टर काफी ज्यादा डिजास्टर हो चुका है, तो वहां पे आप सैटेलाइट की जगह, उस सैटेलाइट मैंने बताया था कि जो सैटेलाइट आपके लोअर ऑर्बिट में पास होते हैं, वो मान के चलिए कि 2 to 3 आवर्स स्पेंड करेंगे, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आप ड्रोन को रख सकते हैं, और ड्रोन जो है वो आपको कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है ना। तो क्या क्या लिखा आप लोगों ने? सुपर कंप्यूटर्स, एआई, मशीन लर्निंग हो गया, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, या ड्रोन से भी आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हुआ। सेकंड इज व्हाट? इको सेंसिटिव एरिया प्रॉपर जोनेशन। ठीक है ना, लिखिए टू बी फॉलोड एज पर डिफरेंट कमिटीज। वहां पे देखिए हम लोग कभी ये नहीं लिख सकते कि सरकार ने इस कमिटी का काम, सरकार पे हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ऐसे जरूर कर सकते हैं। क्या पता आपका जो पेपर चेक कर रहा हो उसी का इंसान हो उस ठीक है ना, ऐसा होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या लिखा आप लोगों ने? इको सेंसिटिव जोन प्रॉपर जोनेशंस अलॉन्ग विद द, मतलब इन रिकमेंडेशन विद द डिफरेंट कमिटीज, जैसे वेस्टर्न घाट्स के लिए जो है कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी। ठीक है ना, वो लिख लीजिए। और बिल्डिंग कोड्स जो होते हैं, बिल्डिंग कोड्स की बात करेंगे तो बिल्डिंग कोड्स वगैरह जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पे होते हैं, स्ट्रक्चरल बेस्ड पे, तो लिख सकते हैं आप लोग। बिल्डिंग कोड्स को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्डिंग कोड्स लिख दीजिए।
क्या हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि क्यों जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो पहला चैलेंज तो हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दूसरा इको सेंसिटिव जोन है, तीसरा अवेयरनेस। अवेयरनेस वहाँ पे जो लोग जो रह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि दिस पर्टिकुलर एरिया जो इट इज़ व्हाट प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो सबसे बड़ा क्या है, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है ना। और वनरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ओके ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रीजंस की बात करते हैं, वनरेबिलिटी ऑलरेडी इन वनरेबिलिटी जो है, पीपल आर अवेयर दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज मोर प्रोन टू दिस पर्टिकुलर हजार्ड, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी वहां पे जाते हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन, लो इनकम है। तो अब ऑब्वियस लो इनकम है तो आप रायपुर मेन शहर में ज़मीन खरीदते घर बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, कहीं पहाड़ी पे जाके बनाना काफ़ी आसान है। तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वनरेबिलिटीज़ के लिए क्या है, वहाँ पे क्या है, लो इनकम ग्रुप है। तो लो इनकम ग्रुप क्या करते हैं, वनरेबल एरियाज में जाके सेटल होते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, इनकम उनका इंक्रीज करना है। तो इनकम इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। लिखने में क्या चला जाता है, सरकार भी तो चिल्ला रही है कि हम 10 करोड़ जॉब देंगे, 10 करोड़ जॉब देंगे, 10 करोड़ जॉब देंगे, ठीक है ना। चलिए मॉक ड्रिल्स तो होते हैं, एक टर्म है, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक टर्म है डाइकोटोमी, डाइकोटोमी बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। लिखिए, डाइकोटोमी बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। यहां पे क्या लिखा है आप लोग देख लीजिएगा, ये जो हम लोग डिस्कस करे पॉइंट्स यहां नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट में जितना ज़्यादा आप केस स्टडी खुद से जो सोच सकते हो, हमेशा आपका आंसर बेटर होगा। डाइकोटोमी मतलब क्या होता है, बोथ साइड्स आर करेक्ट, बोथ साइड्स आर करेक्ट, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप एक साइड को चूज करते तो अदर साइड इज बिंग नेग्लेक्टेड। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, वहाँ पे लोकल्स लोग रह रहे हैं, दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ डिफरेंट वनरेबिलिटीज, तो दे नो हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन, हाउ टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज आ जाएगा, ठीक है, दे विल स्टार्ट एक्टिंग इन देयर मॉडर्न वे। तो उनका जो ट्रेडिशनल आउटलुक है उनको हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। और अगर हम ट्रेडिशनल को ही लेके चलते हैं तो ट्रेडिशनल सिस्टम तब काम करता है जब पॉपुलेशन आपका काफ़ी कम हो, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो सिर्फ ट्रेडिशनल को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपका तो भी आपके लॉसेज हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड प्लान होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड रेजिलिएंट प्लान होना चाहिए। जो जितने भी कम्युनिटीज़ वाले लोग हैं उनका उनमें इनपुट लिया जाए और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनका डेवलपमेंट किया जाए, जो एक्चुअली ऑन पेपर नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, आप क्या बता रहे थे, हाँ ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कई चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में एक नॉर्मल वे तक टूरिज्म को हम रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेवी टूरिज्म होगा तो रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उन सब का डेवलपमेंट के लिए हम फॉरेस्ट कट करेंगे, फॉरेस्ट वगैरह कट करेंगे तो रूट्स रिमूव करेंगे, रूट्स रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आपका सॉइल्स की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, सॉइल्स की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो क्या होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि फ्लड्स भी होंगे। याद रखिएगा, फ्लड में सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल होता है, वाटर इज नॉट हार्मफुल, क्या हार्मफुल होता है, सिल्ट्स, सिल्ट एंड सेडिमेंटेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल पानी आ जाएगा पीपल कैन सर्वाइव ओवर देयर, लेकिन जो पहाड़ से जो पानी आता है वो सैंड्स एंड सील्स लेके आता है एंड उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ओके, दीज आर चैलेंजेस। और चैलेंजेस, यस, वी आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट चेंज फैक्टर। तो क्लाइमेट चेंज फैक्टर लिखिए,
क्लाइमेट चेंज फैक्टर का एग्जाम्पल, ओके, वी अभी हम लोग एक रीजनल अप्रोच में वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्लाइड, तो उसके रेस्पेक्ट में बताइए। अभी हम लोग एक लैंडस्लाइड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लैंडस्लाइड के रेस्पेक्ट में बताइए। यस, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की बात करेंगे, जैसे 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था आपको उत्तराखंड में, ठीक है ना, 2022 में आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जो क्लाउड बर्स्ट का फ्रिक्वेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जो आपका ड्रास्टिक वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि सपोज ये एग्जैक्ट आपका मानसून है, तो मानसून जो होगा अगर बढ़ेगा तो बाय 25%, कम होगा तो 25%, लेकिन आज कैसा हो रहा है? कम होगा तो डायरेक्टली 75%, मानसून बढ़ गया तो 75%। क्यों? लानिना एंड आलिनो का इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। लिखिए इसको। और क्या हो सकते हैं? फंड्स तो देखिए, फंड्स तो एलोकेट कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ के पास जो है 13,000 करोड़ का फंड है, एसडीआरएफ के पास 33,000 करोड़ का फंड है, ठीक है ना। अब लोगों तक कितना पहुंचता है, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करें? चैलेंजेस डिस्कस करें। व्हाट आर द चैलेंजेस? मतलब वी आर हैविंग द टूल्स, वी आर इक्विप्ड विद द टूल्स बट फेल टू इंप्लीमेंट द सेम। तो क्या है? अनप्लैन्ड अर्बेनाइजेशन, ठीक है ना। ओके, दिल्ली में भी क्या है? अनप्लैन्ड अर्बेनाइज। वहाँ 1 घंटे बारिश हो जाए, तो आप लोगों को पता होगा ये रीज़न, जो अभी दिल्ली में जो केस स्टडी हुआ था राउज आईएएस में कोचिंग में, देखा होगा आप लोगों ने। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? और पहला क्या था कि बेसमेंट जो होता है, बेसमेंट के सपोज कोई एरिया अगर बेसमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको आप स्टोरेज बना सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 लोग ही वहाँ काम कर सकते हैं, वो भी कब? जब प्रॉपर आपका एग्जिट सिस्टम हो। वहाँ पे क्या थे? बहुत बच्चे थे, कितने थे नहीं बता सकते, बहुत बच्चे थे, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ क्या होता है? जो बेसमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना, सपोज वो बेसमेंट सिस्टम में ऑब्वियसली है, ये आपका लेवल है, तो लेवल से इस पर्टिकुलर रीजन में आता है आपका बेसमेंट, तो पानी का इन्वेजन इस यहाँ पे होगा, तो पानी खराब नहीं करता। पानी अगर इन्वेजन हो रहा है, ठीक है ना, तो लोग फिर भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर गिर गया, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग का एमसीबी ट्रिपिंग स्विच होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए हर जगह एक इस जोन उस जोन, और वैसा कुछ होता तो एमसीबी का आप ट्रिप कर सकते हैं, तो हर कोई बाहर निकल जाता। ये दोनों चीज़ वहाँ पे नहीं थे, टू बी फ्रैंक। तो पूरी बिल्डिंग होती है ना, मान के चलिए पूरी बिल्डिंग्स की बात आती है ना, पूरी बिल्डिंग्स की बात आती है, ठीक है ना। इफेक्टेड तो बेसमेंट वाले हैं, ऊपर में लोग रहने, कोचिंग इंडस्ट्रीज चल रही है, तो एमसीबी अगर ट्रिपिंग रहेगा तो वो लोग अपनी सेफ्टी समझ के एमसीबी को ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे अभी? और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? एग्जाम्पल? नहीं, अभी हम लोग लैंडस्लाइड्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, चैलेंजेस इन डिजास्टर रिस्क रेट। नहीं, वो हम लोग लिख चुके हैं। अनप्लैन्ड अर्बेनाइजेशंस हो गए हैं, ठीक है ना, और
जो हम लोगों ने बात किया था एक इनकम के बारे में बात किया था, ठीक है ना, मोर और लेस दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट। और बाकी बच्चे बताइए और क्या हो सकते हैं। क्या चीज़? सो फॉरेस्ट एरिया जो है रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्लाइमेटिक चेंज में आ रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई है वहाँ जाके आप बोलिएगा कि इनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। बिहेवियर, उसको हम लोग किसे बिहेवियरल अप्रोच, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बिहेवियरल अप्रोच लिखिए, हाउ टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड दैट कैन बी डेवलप विथ प्रॉपर मॉक ड्रिल्स, ठीक है ना। तो बिहेवियरल अप्रोच को हमेशा कोरिलेट कीजिएगा, नॉट विद द एटीट्यूड, ठीक है ना, बट विद द मॉक ड्रिल्स। ओके एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से आप लोग। देखिए आंसर राइटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। तो सभी लोग लिखें, ऐसा नहीं कि 50% मैं कॉपी तो 10 ही लोगों का चेक कर पाऊंगा, लेकिन 20 मिनट्स आप लोग के वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। लिखिए, डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ऑफ लैंडस्लाइड। एग्जैक्टली आप लोग के पास 15 मिनट्स है, आफ्टर डेट वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर क्लासेस। जल्दी से लिखिए। सी, इसका अप्रोच क्या होगा, व्हाट कैन बी द अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन लैंडस्लाइड, ठीक है ना। ड्रॉ इंडिया मैप आउटलाइन, रिप्रेजेंट द हाईली प्रोन एरियाज, ठीक है ना, एंड आफ्टर इट quote certain example of landslides and better represented in disaster management cycle, ठीक है ना। दिस इज द अप्रोच बनाइए। and always correlate landslide with earthquake and rainfall, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एरिया जो है, सपोज वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स जो है दैट इज व्हाट प्रोन टुवर्ड्स लैंडस्लाइड, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अंडर इम्पैक्ट ऑफ योर हाई रेनफॉल ऑल्सो, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स काफ़ी अधिक होते हैं। सभी बच्चे लिखे प्लीज। 15 मिनट्स। क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है ना? डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ऑफ लैंडस्लाइड्स. ओके, क्लियर? सो ये क्वेश्चन कितना है? सबसे पहला पॉइंट, अप्रोच क्या होना चाहिए? क्वेश्चन कितने मार्क का है? 10 नंबर का है, ठीक है ना? सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन अगर सिंगल हो, उसके साथ में कोई और अटैच, कोई और स्टेटमेंट अगर अटैच ना हो, तो वो कितने मार्क्स का होता है? 10 नंबर का ही है. तो 10 नंबर के लिए कितना वर्ड्स आपको लिखना होता है? 150 वर्ड्स. तो कोशिश हमें करना चाहिए कि उस आंसर्स को 140 वर्ड में हम रिप्रेजेंट कर सकें. अननेसेसरी 250 वर्ड 300 वर्ड लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है? सो सबसे पहले इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका डिफाइन लैंडस्लाइड. ओके, आपने लैंडस्लाइड्स को डिफाइन कर दिया. ओके, केस स्टडीज. केस स्टडीज है ना? हिमाचल प्रदेश में 2018, अभी केरला का 2024 वायनाड रीजन, उत्तराखंड, ठीक है ना? ऐसे आपने 3-4 केस स्टडीज़. लेटेस्ट केस स्टडी अगर आप लिखिएगा तो सबसे बड़ा, अगर हम केरला रीजन की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करें, तो सबसे बड़ा अभी तक का लैंडस्लाइड्स है. इसमें कैजुअलिटीज़ काफ़ी अधिक है, मोर देन 480 लोग जो है मर चुके हैं, ठीक है? ये आप यहाँ पे केस स्टडीज़ आपने लिख दिया. उसके बाद आपने क्या किया? फिर इंडिया का मैप ड्रॉ किया. ओके, सपोज इंडिया का मैप आपने ड्रॉ किया. इंडिया का मैप ड्रॉ करने के बाद मैं हमेशा कहूँ कि कोई भी आंसर लिखते हैं ना, कोशिश कीजिए, अभी से कोशिश कीजिए, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि आंसर को हम बेहतर किस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप लिखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो है ऑफ लैंडस्लाइड्स, इन आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा केरला लैंडस्लाइड 2014. दैट मीन्स व्हाट वी आर टेकिंग द केस स्टडी ऑफ. तो यहाँ पे लिखिए डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है ना? यहाँ पे केरला लैंडस्लाइड 2024. ओके, नाउ सपोज इस पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? आपका वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है ना? लैंडस्लाइड जो आपका लैंडस्लाइड हुआ है 2024 में. तो सबसे पहले यहीं पे शॉर्टकट में हमें फैक्टर्स डिस्कस करना है, क्योंकि फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो ही हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को कोड कर सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या? स्टार्टिंग की फेज की बात करेंगे, प्री डिजास्टर की बात करेंगे, तो वहाँ हम प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशंस की बात करते हैं. तो प्रिपेयर्डनेस हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट टाइम अगर 2025 की बात करेंगे तो 2025 में अगर लैंडस्लाइड्स होगा तो डेफिनेटली किसी का डेथ नहीं होगा. क्यों? मेमोरी में रहता है, ठीक है ना? तो हमें जो है फैक्टर्स को डिस्कस करना है. फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जैसे नाम लिखना है आपको, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. सो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? इको टूरिज्म, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ चुके हैं. माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड और सेटलमेंट ऑन स्लोप्स, वायलेशन ऑफ कस्तूरी रंगन एंड गडगिल कमिटी. बस 5 पॉइंट्स लिखना है आपको, ठीक है ना? ये एक फैक्टर्स हो गया. दूसरा फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स में क्या है? नेचुरल फैक्टर्स में क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या है? लैंडस्लाइड. यहाँ पे जो लैंड स्लाइड जो हुआ है उसके पीछे क्या है? क्लाइमेटिक चेंज है ना? क्लाइमेटिक चेंज सबसे बड़ा फैक्टर है.
तो यहाँ पे आप कोट करेंगे क्लाइमेट चेंज जिसके कारण क्या हुआ है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अरेबियन सी, इसके कारण से जो रेनफॉल जो है वो आपका काफ़ी इंक्रीज हो गया है। रेनफॉल, अगर लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड के लिए दो मेजर एक्टिविटीज़ है, या तो आपका अर्थक्वेक हो या तो रेनफॉल हो, लेकिन यहाँ हम केस स्टडीज अगर कोट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा केस स्टडी क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हुआ है वहाँ पे, अरेबियन सी की बात करेंगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पे जो लोकल क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है, लोकल क्लाउड्स का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इस कारण से टॉरेंशियल रेन हुआ है, सबसे पहला फैक्टर। और उस रेन के कारण से क्या हुआ, अब ये रेन के पहला फैक्टर हुआ नेचुरल। दूसरा फैक्टर इसी से इंड्यूस क्या है, ओवरफ्लो ऑफ चालियर रिवर, ठीक है ना, ये आपके फैक्टर्स है, ठीक है ना। अब इस फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, अब इसी आंसर को क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यहीं से आप जो है, चाहे नीचे में जो है, अगर आपका पास स्पेस खत्म हो चुका है तो आप जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ठीक है ना। जो डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं, प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रेटेजीज विल मेंशन, लेकिन जो भी चीज़ मेंशन कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस फैक्टर्स आपको पॉइंट करना है, लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमें आंसर्स को वे फॉरवर्ड में एंड करना होता है। तो वे फॉरवर्ड में जैसे पोस्ट डिजास्टर में हमने लिखा रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो रिकंस्ट्रक्शन को ही आप कोट, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस को आप कोट करके फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर्स काफ़ी वे फॉरवर्ड लिख के रिकंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे, वहाँ लिख सकते हैं कि अब जो रिकंस्ट्रक्शन फेज होगा तो वहाँ में जो आपका ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे स्लोप पे डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या, इको सेंट्रिसिव जोनेशन एज पर गैडगिल एंड कस्तूरीरंगन कमिटी फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप्स वगैरह पे हमें वापस से एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन्स की बात करेंगे। देखिए अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो हर साल जो फॉरेस्ट कवर का रिपोर्ट आ रहा है उसमें हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन्स की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स रीजन की बात करेंगे तो 1950 से अभी तक जो है मोर देन 63% फॉरेस्ट आपका लॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो ये सब सारे आपको पॉइंट्स जो है, इसको कुछ पॉइंट्स आपने वे फॉरवर्ड में प्रिपेयर्डनेस में लिख दिए, कुछ पॉइंट आपने रिकंस्ट्रक्शन फेजेस में लिख दिए। तो क्या होगा जब आप आंसर एक बार में देखते हैं ना, अभी मैं जब आप लोग आंसर चेक करूँ तो मुझे खोजना पड़ता है कि इसके पॉइंट्स जो है रिलेटिव पॉइंट्स कहाँ हैं। यहाँ सारे पॉइंट्स आपको एक जैसा दिखता है। इसकी खास बात क्या होगी, वर्ड्स लिमिट आपके काफ़ी कम हो जाएंगे, सिर्फ आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है ना। तो कोशिश सभी को समझ में आ गया ना अप्रोच क्या है। अब इसको आप इंडिया का मैप में ड्रॉ कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। इसको लिखिए, अप्रोच आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन द अप्रोच। सभी को समझ में आया ना अप्रोच किस तरीके से लिखना है। अप्रोच प्लीज सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आप? पक्का सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया? तो इस तरीके से आंसर राइटिंग में बार बार कर रहा हूँ। आंसर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, बहुत कम से कम मुझे लगता है कि हमारी क्लासेस में आप लोग कम से कम 15 से 20 आंसर राइटिंग कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है ना। सो आई होप कि जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आप डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो इट्स टाइम टू व्हाट, अपग्रेड योरसेल्फ। तो अपग्रेडेशन जब करते तो इस तरीका से लिखा कीजिए। देखिए नॉलेज सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका है, जो मेंस लिख रहा है, वह नॉलेज सभी के पास है। उस नॉलेज में भी आप कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, कितना बेहतर डाटा को ऐड कर सकते हैं, केस स्टडी को ऐड कर सकते हैं, आंसर लिखने का तरीका क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो वो हम शुरुआत तब नहीं करेंगे जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो हम करेंगे, नहीं, अभी से करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे तो दिमाग भी जो है उसी टाइप का सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। I'll take the break for 10 minutes.